हमारे एनएसए क्या कर रहे थे, डोवाल जी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनवा रहे थे कि भैया बॉलीवुड के थ्रू खाली एक इमेज ही बनता रहे। हमारे एजेंट्स कर क्या रहे थे यदि हमारे मोदी जी को भनक तक नहीं थी कि इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर में हमला कर सकते। अब भारत सरकार का हेडेक तो ये होना चाहिए कि उन भारतीयों को बाहर कैसे निकालें, भारतीयों को हम बाहर कैसे लेके आए। ठीक है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आने वाले दिन हिमांशु जी बहुत भयावह होने वाले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वैश्वपतकार जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। सर मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात हैं, पिछले कई दिनों से हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर सब चिल है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है दुनिया में, और मोदी जी हैं तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। इस तरह की बातें मीडिया में भी देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए, तमाम जगह चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या इसका? ये जो मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमसे, क्योंकि अब तो खबर यह भी आ गई है, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है उसे भी लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। कहा है कि कोई भी गुजरेगा जहाज तो हम हमला कर देंगे। भारत का 50% तेल इधर ही से आता है। लेकिन यहां तो सब क्या, मतलब होली से पहले कौन सी भांग पी ली हम लोगों ने? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो आपको होली की मुबारकबाद, और मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों सबको होली की मुबारकबाद। आपने जो कहा कि कौन सी भांग पी के बैठे हैं कि सब चिल्ल एकदम, जी ये मोदी भांग मुझे लग रही है। क्योंकि क्या है, आपने सही बोला कि सोशल मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे भक्तों की टोली हो, हर जगह एक ही बात चल रही है कि मोदी जी की कूटनीति, मोदी जी की विदेश नीति के कारण जो है वो भारत में शांति है, जबकि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जंग में डूबा हुआ है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा है, ऊपर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो पूरे विश्व में युद्ध छाया हुआ है, पर भारत में देखिए कितनी शांति है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हिमांशु जी कि ना केवल भारत में शांति है बल्कि चाइना में भी शांति है। नाइदर देयर इज एनी मिसाइल फ्लाइंग ओवर चाइना नॉर इंडिया। भारत और चाइना कहीं पे भी फाइटर जेट मिसाइल्स फ्लाई नहीं कर रहे हैं, परंतु एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना ने शांति जो है अपने टर्म्स डिक्टेट करके जो है उसको अर्जित किया है, जबकि भारत ने ये शांति बाय किया है अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू बन के। हमने जो है ये चमचा बन के, या ये जो इविल अंपायर है अमेरिका और इजराइल का, उसके क्रूनी बन के हमने शांति को जो है वो प्राप्त किया है। और इसी का नतीजा है कि भाई जब विश्व का कोई भी राजनेता इजराइल नहीं जा रहा था, तो हमारे मोदी जी जो है वो युद्ध के ठीक पहले इजराइल पहुंच गए। और अब हर जगह चर्चा है कि मोदी जी का इस्तेमाल कर लिया अमेरिका और इजराइल ने। मोदी जी के भी तरफ से वक्तव्य शायद आया है गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, कहीं से, कि मोदी जी को इस बारे में पता नहीं था। तो भाई जब पता नहीं था तो इतने सारे हमारे रॉ के एजेंट कर क्या रहे हैं, इन पे पिक्चरें बन रही हैं बड़ी बड़ी कि हमारे रॉ के एजेंट कितने कारगर हैं। हमारे एनएसए क्या कर रहे थे, डोवाल जी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनवा रहे थे कि भैया बॉलीवुड के थ्रू खाली एक इमेज ही बनता रहे। हमारे एजेंट्स कर क्या रहे थे यदि हमारे मोदी जी को भनक तक नहीं थी कि इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर में हमला कर सकता है। तो हमने बेसिकली ये शांति जो है ये अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू बन के अर्जित की है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है वो अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजीज की बदौलत जो है आज वो शांति का जो है, आप ये कह लीजिए कि वहां शांति शांति है, और ट्रेड चल रहा है, बिजनेस चल रहा है वहां पे एज यूजुअल। ठीक है, माइट इज राइट, यानी जो ताकतवर है वही सही है, ये चाइना ने स्पष्ट करके दिखा दिया। क्योंकि उसको कोई अमेरिका या इजराइल का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। वो शुरू से ही इस फंडामेंटल पे, इस विचारधारा पे विश्वास करता है कि माइट इज राइट। यदि हम शक्तिशाली रहेंगे तो हमको किसी के हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। और आज जो ईरान टक्कर दे रहा है अमेरिका को या इजराइल को
या गल्फ नेशंस पे हमला कर रहा है मिसाइल से, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा समर्थन है। और उस समर्थन को जानते समझते हुए भी अमेरिका में हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कुछ चू भी कर दे। ये वही अमेरिका है जो भारत के ऊपर में पेनल्टी 25% का पेनल्टी टैरिफ ठोक देता है, क्योंकि हमारी जो कूटनीति है उस कूटनीति में रशिया को हम काफी ऊपर के दर्जे पे रखते हैं और रशिया से हम काफी पेट्रोल मंगाते हैं, डीजल मंगाते हैं, जो इनको नागवारा गुजर रहा है। ठीक है, तो पर चाइना पे तो ये किसी भी तरह की पेनल्टी लगाई नहीं इन्होंने। चाइना तो हमसे ज्यादा लेता है क्रूड रशिया से। तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो शांति का आवरण भारत पे एक जो चादर जो बिछी है, ये हमने वी बॉट दिस पीस बाय बिकमिंग क्रूनी ऑफ दिस क्रूक्ड एंड इविल एम्पायर ऑफ यूएसए एंड इजराइल। ठीक है, तो ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, आपने एक और बात बोली अपने पहले सवाल में कि भारत का 50% तेल जो है हॉर्मुज की खाड़ी से होकर गुजरता है और उसको ईरान ने बंद कर दिया है, और ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि यहां से कोई जहाज गुजरेगा तो हम उसको मार गिराएंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। आने वाले दिन हिमांशु जी बहुत भयावह होने वाले हैं। भयावह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि ये युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा खिंच गया, 2 हफ्ते से ज्यादा खिंच गया, आज की तारीख देख लीजिए आप, ये अगर 18-20 मार्च तक खिंच गया तो तेल के दाम बहुत तेजी से विश्व भर में बढ़ेंगे और भारत में खास तौर पे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जब तेल के दाम ऊपर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो ये तो वो देश है जहां पे 80 करोड़ आबादी जो है वो भारत सरकार के फुकट के राशन पे, फ्री राशन पे जो है वो निर्भर कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार के भी जो बजट है उस पर फर्क पड़ेगा, सरकार की पर्स पे फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि इस तरीके की स्कीमें सरकार बंद कर दे, हो सकता है कि सरकार जो है वो तेल और डीजल के दाम बढ़ा दे। दाम बढ़ेगा तो आपके, मेरे, हम हर व्यक्ति के जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप सभी लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जेब से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरी आप सभी को एक ही सलाह है कि फिजूल खर्ची अभी ना करें, पैसे को बचा के रखें, क्योंकि पूंजी जो है ये बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही विलुप्त होती हुई हमको नजर आएगी। मनी विल बी स्कार्स, पूंजी की कमी नजर आएगी। पूंजी की कमी इसलिए नजर आएगी क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। जहां पहले हम 10 रुपए खर्च कर रहे थे वहां अब हमें 20 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके मेरे घर के बजट जो है वो डगमगा जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है हिमांशु जी कि आने वाला दिन बहुत ही ज्यादा कठिन है। हम सभी को अपने घर के, अपने जीवन यापन के लिए बहुत सोच समझ के खर्चा करना है। जी हिमांशु। सर, ये जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही हैं उसमें मार्केट भी गिरेगा, फिर तो आम आदमी सीधे टारगेट पे आ जाएगा। तो ऐसे में आम आदमी क्या करे जिससे वो बचे, ये भी बताइए जरा। मतलब क्योंकि ये हमारे और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, क्योंकि अगर दुनिया में अनरेस्ट चल रहा है तो फिर तो सीधे सीधे हम भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हम बचेंगे कैसे फिर? बहुत ही व्यवहारिक सवाल है आपका, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें जनता को कुछ हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं यदि महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने की संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, आपने खुद ही बता दिया, स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो कल का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है कि आने वाले दिनों में हमें करना क्या है। यदि कल के आप मार्केट को देखें, मंडे मार्केट 1000 पॉइंट गिरा था मंडे को। ठीक है, लगभग 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था। बट इस दिन जो है आप ये देखें कि जितने भी कमोडिटी के स्टॉक्स थे, मोस्टली कमोडिटी के जितने स्टॉक्स थे, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे ऊपर थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये बताता है कि जब विश्व में काफी ज्यादा आर्थिक डामाडोल वाली सिचुएशन आएगी और यदि आपको स्टॉक मार्केट में बने ही रहना है तो आप ऐसी चीजों की तरफ देखिए जब ये सिचुएशन डामाडोल हो तो उससे उनको फायदा हो। ठीक है,
मैं हिमांशु जी हर महीने एक पेड वीडियो बनाता हूं अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे। अक्टूबर में पहला पेड वीडियो बनाया था। अक्टूबर से कंसिस्टेंटली मैं एक ही बात कहता है कि आने वाला समय जो है साल 2026 ये मेटल का साल रहेगा, मेटल्स एंड ऑयल का साल रहने वाला है, ठीक है। और आप देखिए वही चीज होती हुई नजर आ रही है। मैंने अपने पेड वीडियोस में 5 पेड वीडियोस बताया, कंसिस्टेंटली मैंने उसके अंदर में अल्मुनियम, कॉपर, इन सारे स्टॉक्स के बारे में बात किया है। अभी 11 मार्च को मेरा अगला पेड वीडियो आ रहा है, पर मैं उसके अंदर जो बोलने वाला हूं उसकी छोटी सी झलक आपको भी दे देता हूं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है। विस्तृत रूप से पेड वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जब कभी भी विश्व में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि जितने भी रियल एसेट्स हैं, वो एसेट जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम उपभोग कर सकते हैं, वो सारे एसेट्स के दाम ऊपर बढ़ते हैं। और जो इनटैंजिबल्स रहते हैं, जिन एसेट को हम छू सकते हैं उनको टैंजिबल बोलते हैं, जिन एसेट को हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनको हम इनटैंजिबल बोलते हैं। तो इनटैंजिबल एसेट्स के लिए ये समय खराब रहता है जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है। और जब शांति नहीं रहती है तो टैंजिबल एसेट्स के लिए अच्छे दिन आते हैं। अब टैंजिबल एसेट क्या है? कॉपर हो गया, अल्मुनियम हो गया, स्टील हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें जो है हम उपभोग करते हैं। और जब युद्ध होता है तो इन सारी चीजों की खपत बढ़ जाती है। तो वो सारी चीजें जिनकी खपत बढ़ेगी युद्ध के समय में या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के समय में, उन चीजों को हमें खरीदना चाहिए। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। मैं ये बोलता हूं कि स्टॉक्स छोड़ के सोना और चांदी जो है, मुझे उसमें ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। मैं खुद पिछले 1 साल से चांदी भरपूर मात्रा में खरीद रहा हूं। फॉर्च्यून में पिछले 4 साल से मैंने कंटिन्यूसली गोल्ड के ऊपर में आर्टिकल लिखे। 2021 से गोल्ड के अंदर में रैली शुरू हुई है, पर गोल्ड अब इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के आयते के बाहर चला गया है, पर सिल्वर अभी भी आयते में है। तो मैं खुद जो कर रहा हूं वही मैं बता सकता हूं। मैं सिल्वर भारी मात्रा में खरीद रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑयल सर्विसिंग जो कंपनीज हैं उनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपने पेड वीडियो में बताऊंगा 11 मार्च के। परंतु कहने का मूल अर्थ यह है कि फालतू में स्टॉक मार्केट में इधर उधर अनटशंट जगह पे निवेश ना करें, क्योंकि यदि देश की आर्थिक स्थिति चरमराती है, यदि बेरोजगारी बढ़ती है, यदि महंगाई बढ़ती है, यदि तेल के दाम बढ़ते हैं, तो फिर मार्केट इससे अछूता नहीं रहेगा। मार्केट पे इसका बुरा असर हमें नजर आएगा। अच्छा सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है या फिर तमाम और लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे आपके जैसे पत्रकार हैं वो तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी कैसे इसको टैकल कर सकता है? क्या उसके बस में कुछ है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में अगर कहीं पर कोई फर्क पड़ रहा है इंडिया के ऊपर तो गवर्नमेंट को देखना है, गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहीं पर मिस कर रही है कोई चीज, तो फिर हम उसको कैसे टैकल क्या कर पाएंगे? इतनी है शक्ति हमारे अंदर, या फिर चीजें सारी गवर्नमेंट के हाथ में ही है? भाई, कूटनीति वाली चीजों में आम आदमी के हाथ में रहता क्या है? कुछ नहीं है। अब लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में, गल्फ के नेशंस में, त्राइमा में। हम क्या कर सकते हैं? उल्टा हम लोग के लिए तो परेशानियां खड़ी हो गई है कहीं और जंग होने के कारण। कारण क्या है हिमांशु जी, आप इस बात को समझिए। 90 लाख भारतीय जो है आज खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि हमला तो ईरान पे हुआ है, तो वहां तो ज्यादा भारतीय है नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है। पर ईरान ने जो पलट के कुवैत पे, कतर पे, ओमान पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई, अबू धाबी, शारजा जैसे शहरों पे जो आक्रमण किया है, उस आक्रमण से यह समझ में आ रहा है कि अब गल्फ का कोई भी कंट्री जो है वो सुरक्षित नहीं। और जब इन राष्ट्रों पे आक्रमण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब वहां हमारे भारतीय फंस गए हैं। अब भारत सरकार का हेडेक तो ये होना चाहिए कि उन भारतीयों को बाहर कैसे निकालें, भारतीयों को हम बाहर कैसे लेके आए। ठीक है, तो उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही कि इतने सारे भारतीय जो हैं फंस गए गल्फ में। याद होगा आपको, जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था 1989 में, उस टाइम में 1990 में
उस टाइम में भारत सरकार ने हजारों लाखों लोगों को खाड़ी से बाहर निकाला था। ठीक है, तो अब क्या कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई है और खाली ये झूठ मूठ का ढोंग चल रहा है कि विदेश नीति के कारण जो है हम बचे हुए हैं। हम बचे नहीं है। महंगाई की मार जो है वो कमर तोड़ने वाली आने वाले दिनों में, यदि ये वॉर लंबा खिंच गया तो। और जो खाड़ी देशों से हमारे भारतीय जो है पैसा भेजा करते थे, जिस विदेशी मुद्रा, डॉलर में, दिरहम में, रियाल में, है ना, पाउंड में, वो विदेशी मुद्रा भी अब नहीं आएगी देश में, उस पर भी असर पड़ेगा। तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर में तो हम लोग चारों तरफ से घिर गए। जहां एक तरफ तेल महंगा होगा, जहां एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की आय कम होगी, भारत सरकार के जो बजट है वो चरमराने की स्थिति आ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो हो सकता है आने वाले दिनों में कम हो, क्योंकि तेल महंगा हो रहा है, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उतना ही तेल खरीदने के लिए, और विदेशों से जो पैसे आ रहे थे वो पैसे आने रुक जाएंगे। तो भाई हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां जो हैं ये हमारे प्रतिकूल बन रही हैं, और इस प्रतिकूल स्थिति में हम मिस्टर कूल कूल खेलें, मोदी जी को मिस्टर कूल बना दें और खुद भी मिस्टर कूल कूल बन जाए, तो ये हम जो है मतलब आने वाले समय की सिचुएशन को, स्थिति को ठीक से, इसका मतलब है भाप नहीं पा रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से इस विषय को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।